Cross your heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। अगर आपको नहीं पता बेनज़ीर भुट्टो कौन है, तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि ये पाकिस्तान की 2 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये मुस्लिम सारे देशों की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये एक बहुत बड़ी डील भी थी पूरी दुनिया के लिए कि ये पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम देश से निकली, क्योंकि एक पूरी दुनिया में एक सोच है ना कि मुस्लिम्स बहुत अपनी औरतों को दबा कर रखते हैं, वो कर रखते हैं। तो जब ये बनी थी तो ये बहुत बड़ी एक डील थी पूरी दुनिया के लिए कि भाई एक मुस्लिम देश से एक प्राइम मिनिस्टर निकली है जो देश चलाएगी, तो वो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, ठीक है। तो ये इस वजह से पूरी दुनिया में जानी मानी जाती हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी जानी मानी जाती हैं कि ये बेबी भुट्टो हैं। बेबी भुट्टो का मतलब क्या है इनका, इसका मतलब ये, अच्छा मैंने तस्वीर शायद नहीं निकाली। बेबी भुट्टो का मतलब ये है, चलें यहीं से बता देती हूँ, मैं वैसे ही बता देती हूँ कि बेबी भुट्टो इनको क्यों कहा जाता था। इनके पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों रह चुके हैं। इनकी माँ नुसरत भुट्टो, जाहिर सी बात है वो फर्स्ट लेडी थी पाकिस्तान की, और ये उनकी बच्ची, तो इनको बेबी भुट्टो के नाम से बेबी भुट्टो बोला जाता था। बाद में जब ये जवान हुई और जवान होने के बाद जब इनकी शादी हुई या फिर इन्होंने जब अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, तो रिस्पेक्ट में इनको कोई बेबी तो बोल नहीं सकता था, जाहिर सी बात है बहुत अजीब सा लगता, तो बेबी से बीबी बन गई वो। बीबी रिस्पेक्ट में कहा जाता है बीबी। अब बीबी का मतलब मैडम आप कह लीजिए, मोहतरमा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, श्री के तौर पर ले लीजिए, रिस्पेक्ट के तौर पर बीबी कहा जाता था। जैसे दीदी कहते हैं आप लोग, रिस्पेक्ट में किसी बड़े इंसान को कहते हैं ना, तो बीबी बहुत रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सिंधी थी तो इनके पास उन सिंधी लोगों में शायद बीबी जो है वो एक रिस्पेक्ट के अंदर शायद बोला जाता है बीबी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि मैंने दादा पेंगुइन के ऊपर बात की तो मुझे लगा कि भुट्टो के ऊपर भी बात इसलिए मैं कर दूँ कि दोनों बड़े सिमिलर केसेस हैं। हाँ, इनके में हमें फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करना कि भाई इनकी हत्या हुई है। दादा पेंगुइन में मुझे बताना पड़ा। इनके में मुझे ज़रूरी नहीं है बताना, ज़रूरी नहीं, मेरा मतलब है ज़रूरत नहीं है बताने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको पता है कि 27 दिसंबर 2007 पे इनके ऊपर खुद का हमला होता है। यानी इनके ऊपर कोई आकर अटैक करता है, पहले वो 2 गोलियां इनको मारता है, 2-3 गोलियां मारता है, जो इनको, जिसमें से शायद 2 गोलियां इनकी शरीर पर लगती हैं। उसके बाद वो अपनी खुदकश हमले की जो उसने जैकेट पहनी होती है वो खोल देता है। खुदकश हमला मतलब यानी वो जो खुदकश हमला यानी खुदकशी वाला हमला, वो जो होता है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी लेकिन उसका स्टार्ट S और B से होता है ना। तो वो अटैकर था, उसने खोल लिया। उसके बाद हमेशा की तरह जो एक पूरी दुनिया में रीत रिवायत है जो आप लोगों को समझ भी नहीं आती है, वो ये है कि जब भी कोई भी बड़ा सानेहा, यानी सानेहा मतलब कोई भी घटना घटती है, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा वो एक माने वे गिने चुने हथियारे क्या होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो आते हैं और आकर जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं कि भाई ये अटैक हमने किया है। वो इसलिए होता है कि वो गब्बर सिंह का ताकि नाम मशहूर है और लोग डरें गब्बर सिंह से। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड किस्म के आतंकवादी होते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी वाक़या हो रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, वो उस पर उसका ब्लेम हम लें, उससे उनका जो नाम है वो बढ़ता है, यानी वो डर बढ़ता है ना। लोग डरते हैं कि हाँ यार वो लोग हैं, चाहे वो करें नहीं करें लेकिन वो कबूल आकर कर लेते हैं। एक और चीज़ हम याद रखिएगा, मैं पहले भी बताई है, अभी फिर एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये जो बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह हैं या बड़े बड़े ये सो कॉल्ड आतंकवादी जो भी हैं, ये सब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट के बिना ये कोई भी बड़े बड़े ड्रामे और कांड और हत्या और ये सारी हत्या कांड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं मिल सकती किसी देश में एंटर होने की। अगर आप देश में एंटर हो रहे हैं तो फिर आपकी आर्मी के ऊपर बात आती है कि आपकी आर्मी या आपकी जो फोर्सेस हैं या आपकी जो CID है या FBI है या कोई भी है, यार्ड है, कोई भी चीज़ है, वो इतनी निकम्मी है कि वो आपकी देश को महफूज नहीं कर पा रही अपनी इंटेलिजेंस के साथ भी रख कर, कि उनको नहीं पता कि कौन इन एंड आउट देश में कर रहा है। तो जो ये सारे होते हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। ये आतंकवादी सिर्फ बनाए जाते हैं ताकि वो कांड जो देश कर रहे हैं गलत किस्म के इलीगल तरीके से, उनका जो इल्ज़ाम है वो इनके ऊपर डाल दिया जाए, वो इनके ऊपर नाम डाल दिया जाए। वो बिल्कुल उसकी एग्जांपल यही है कि वो एक था ड्राइवर, यानी फुटपाथ वाला भाई ही फुटपाथ पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन इल्ज़ाम उसने किस पर डाला, गाड़ी के ड्राइवर पे डाला। तो ये जो सारे कांड हो रहे होते हैं, ये देश मिला के एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन इनके इल्ज़ाम के लिए हमेशा स्पेयर में इनके पास आतंकवादियों के गिरोह होते हैं जो इन्होंने खुद बनाए हुए होते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। खैर, हम वापस टॉपिक पर आते हैं, और वो ये कि इनको मारा, ठीक है, इल्ज़ाम ले लिया, सब कुछ हो गया, पता चल गया कि ये हुआ वो हुआ, बात ख़त्म। लेकिन इनको असल में मारा किसने? ये आई थी सेल्फ एग्जाइल से वापस
10 साल के बाद 1997 में ये यूके और दुबई के बीच में रहती हैं, ये पाकिस्तान छोड़कर चली जाती हैं जब ये 97 के इलेक्शंस हारती हैं। सॉरी 98 में ये गई थी सेल्फ एग्जाइल के अंदर। फिर ये 98 के बाद इन्होंने बहुत कोशिश की और ये एक्चुअली जो सेल्फ एग्जाइल होता है ये सिर्फ तभी होता है जब आपको डर होता है, जब आपको ये डर होता है कि आपने जो बहुत सारे बड़े बड़े किस्म के कांड किए हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, चाहे वो हवाले से रिलेटेड हों, चाहे वो हत्याओं से रिलेटेड हों, चाहे वो देश को बेचने से रिलेटेड हों, चाहे वो देश की जनता के साथ अन्याय करने से रिलेटेड हों, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, जिस चीज़ से भी रिलेटेड हों, आपके सबूत जब निकल कर आने लगते हैं और आपको पता होता है कि अब आपकी जो पासा है वो पलटने वाला है, यानी आपकी गद्दी आपसे छिनने वाली है, या अब आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, या आपकी जो अंदर के लोग हैं वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस ये काम करते हैं। तो ये 10 साल के लिए चली गई। फिर इसके बाद उन 10 सालों में ये भी गई और उनके पीछे पीछे या उनसे पहले कौन, वो कहाँ गया, मोटू अभी हुई मोटू, ये रहा, मिल गया। ये भी चला गया था, सऊदी अरब चला गया था, वो लंदन और दुबई चली गई थी। लेकिन ये दोनों ये जो शरीफ था, ये शरीफ बिल्कुल शरीफ एक्चुअली नहीं है, ये दुबई और सऊदी अरब और लंदन के बीच में उस वक्त रहा था, और ये दुबई और लंदन के बीच में रही थी। दोनों की जो घर भी हैं लंदन में वो बड़े करीब में एक दूसरे के, एक्चुअली लंदन में नहीं, लंदन से थोड़े से बाहर है, सबर्ब्स में है, वो बड़े फैंसी किस्म के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये चली गई। फिर इन लोगों की कोशिश हुई दोनों की कि भाई अब हमें वापस आना है। अब इनको वापस आने के लिए क्या करना पड़ा, ये वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर ये वापस आते अपने देश में तो इनके ट्रायल्स शुरू हो जाते, इनके ऊपर केसेस खुले हुए थे, इनके ऊपर टैब्स खुली हुई थी, ये लोग वापस किसी भी सूरत में नहीं आ सकते थे। वापस आना मतलब यानी अपनी मौत को दावत देना। इसमें फिर इन्होंने उस वक्त के जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था उससे बैठकर इन्होंने बात की, इन्होंने इतना दबाव डलवाया मुशर्रफ के ऊपर, यूके से, स्पेशली यूके से, कि भाई ये मजबूर हो गया इनसे मिलना। फिर इनके बीच में मुआहदा तय हुआ, वो ये तय हुआ कि इसने कहा कि मैं एनआरओ दे दूंगा भुट्टो को, जिसकी वजह से एक्चुअली उस वक्त उसके ऊपर भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। इसने फिर इसको एनआरओ दिया, जिसके चलते पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो भुट्टो के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए थे, शरीफ के साथ साथ दोनों को उन इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ये एक तरीके का प्रिविलेज होता है जो बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको मिलता है किसी डील के बदले। तो इनको वो एनआरओ दे दी गई। अब वो डील इन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं की थी। इनकी वो जो डील थी, वो डील जो थी, ये गौर से सुनिएगा यहाँ पर बात, ये डील उनकी अमेरिका और यूके के साथ थी, जिसका ये मतलब था कि पाकिस्तान अगर जाती हैं बेनज़ीर भुट्टो, और ये उस ज़माने में 2006 के अंदर ये डील होना स्टार्ट हो गई थी, 2007 में ये पाकिस्तान आती हैं। जब ये 2007 में पाकिस्तान आती हैं तो 2008 के अंदर जनवरी या फरवरी में मेरे ख्याल से उनके जनरल इलेक्शंस होने थे, जिसमें ये खड़ी होना चाहती थी अपनी पार्टी से, ताकि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके तीसरी बार। तो ये भी याद रखिए कि पूरी दुनिया में ये जो सारे जनरल इलेक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर चलाते हैं, जो दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज होती हैं वो चलाती हैं, और उनके फ्रंट मैन जो होते हैं वो चलाते हैं, वही डिसाइड करते हैं आपकी देश में कौन जीतेगा, कौन बैठेगा, कौन हारेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अदरवाइज़ ये जो वोट वगैरह होता है सिर्फ ड्रामा होता है, दिखावा होता है। ये आप लोगों की भावनाओं से, जज्बात से खेला जा रहा होता है। आपको ये दिखाया जा रहा होता है कि आप मैटर करते हैं, इसलिए आपका वोट मैटर करता है। आप वोट दें ना दें, रिजल्ट वही आएगा जो रिजल्ट तय होता है हमेशा से। ये इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, किसी एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में यही रीत है, यही रिवाज है, और ऐसे ही होता है, चाहे आप जो भी सोचते हो। अब क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने डील कट की अमेरिका और यूके के साथ। तो अमेरिका और यूके ने, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल होता है, तो अमेरिका ने इनके लिए, क्योंकि अमेरिका फ्रंट मैन है किसका, इसराइल का वो जो ग्रुप है एक आंख वाला, इजरायली ही दुनिया की सारे टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं, वही उस कल्ट ग्रुप को चलाते भी हैं, एक आंख वाले ग्रुप को। दूसरी दुनिया पे भी उन्हीं का होल्ड है। दूसरी दुनिया वो जगह जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ फ़िलहाल अब, यानी ठीक है। तो इन्होंने, अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका राज़ी हो गया था, अमेरिका को डील पसंद आ गई, तो अमेरिका और यूके ने, दोनों ने मिलकर सारे जो इल्ज़ामात थे, इंक्लूडिंग स्पेन, उन सब ने, और पाकिस्तान, सब ने इल्ज़ामात से बरी कर दिया बाइज़्ज़त। कौन रह गया स्विट्ज़रलैंड ने मना कर दिया कि मैं इसको इल्ज़ामात से बरी नहीं करूँगा, ये स्विट्ज़रलैंड में कभी भी आएगी पकड़ी जाएगी, यानी हम इसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, हमें इस चीज़ का हक़ होना चाहिए। तो खैर वो स्विट्ज़रलैंड की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, भाई हर वक्त तो बंदा नहीं जाएगा ना स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पर बात ख़त्म हो गई, ये आ गई वापस। अभी जब वापस आई
ये इनको एनआरओ दे दिया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ ने इनसे ये डील हुई इनके बीच में कि तुम वापस आओगी, तुम अपनी पार्टी से जीतोगी, और तुम पार्टी से जीतोगी तो मैं प्रेसिडेंट रहूँगा, तुम मेरे अंडर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करोगी, यानी दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर काम करेंगी। तो इनको ये डील भी मंजूर थी एज लॉन्ग एज ये पाकिस्तान वापस आती और ये प्राइम मिनिस्टर बनती, इनकी पार्टी इलेक्शन जीतती। तो ये डील जो थी दोनों के बीच में कट हो गई थी। अब मुशर्रफ ने इनको ये बोला कि तुम अभी पाकिस्तान मत आओ जब तक कि जनरल इलेक्शंस करीब ना हो, तो उसके बाद ही तुम वापस आना। ये 2 महीने पहले जानबूझ के नहीं, यानी क्या कहते हैं, यानी इंसान 2 महीने पहले जानबूझ के नहीं, यानी ये खुद आ गई। इनको बस था कि मुझे आना है, इनको ये डर था कि मैं अगर अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची तो कहीं ये ना हो कि 2 दिनों में चीज़ें चेंज हो जाती, कहीं 2 महीने में दोबारा से कुछ चेंज ना हो जाए, मेरे ऊपर फिर से कोई पाबंदी ना लग जाए। तो ये एक्चुअली बहुत डेस्परेट भी हो रही थी अपने देश वापस जाने के लिए, और ये 2 महीने पहले बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाज़त के, इनके ऊपर से वो खैर हट तो गया था, जो भी सैंक्शंस थे सब चीज़ों से ये क्लियर हो गई थी, ये पाकिस्तान आ गई। अब जब ये पाकिस्तान आई तो जो मुशर्रफ था वो एक्चुअली बहुत गुस्से में आ गया था। उसने ये कहा था कि देखो मुझ पे कई दफ़ा जो है अटैम्प्ट हुए हैं मारने के, मुझ पे कई दफ़ा हमले हुए हैं, तुम्हारी जान को यहाँ पर अभी फुल ख़तरा है, तुम अभी मत आओ जब तक कि तुम्हारी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। तो इन्होंने मुशर्रफ से ये डिमांड की कि या तो FBI से या CBI से या स्कॉटलैंड यार्ड से या किसी से भी डिमांड करो कि मेरी सिक्योरिटी के लिए जो मेरी सिक्योरिटी डिटेल है वो भेजें। सिक्योरिटी डिटेल का मतलब वो होता है वो लोग जो आपकी सिक्योरिटी डिटेल यानी जो आपकी बॉडी को गार्ड करते हैं प्रॉपर लेवल पर, यानी नेशनल लेवल पर, ये जो भी है। तो मुशर्रफ ने मेरा ख्याल से अमेरिका और यूके, हाँ अमेरिका और यूके दोनों ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था हम तुम्हें नहीं देंगे सिक्योरिटी डिटेल। और ये सिक्योरिटी डिटेल उन्होंने क्यों नहीं दी, बावजूद इसके कि भुट्टो उन्हीं का एजेंडा जाकर स्प्रिंग करने वाली थी पाकिस्तान में, उन्होंने क्यों मना कर दिया। यहाँ पर बात आती है उस हत्यारे की जिसने इसको असल में भुट्टो को मरवाया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डील की बात सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मारने वाले का जो मोटिव था वो क्या था और क्यों मारा गया। एक और चीज़ याद रखिएगा कि दोनों आने वाले थे, दोनों ही जनरल इलेक्शंस में कम्पीट करने वाले थे एक दूसरे के ऑपोजिट जाकर। तो उसमें जो पोल्स के हिसाब से जो फेवरेट था वो नवाज शरीफ था, और नवाज शरीफ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो 2008 के जनरल इलेक्शंस जीत जाता और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। भुट्टो की पार्टी में ये ज़रूर था, सॉरी भुट्टो की पार्टी में नहीं, यानी आई मीन जो पूरी जनता थी पाकिस्तान की, उसमें ये एक नोशन कह लीजिए या एक सोच ज़रूर चल रही थी कि भुट्टो इतने सालों के बाद आ रही है तो लोग शायद हो सकता है कि उसको सिंपैथी में वोट दे दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका जो पूरा का पूरा हिस्ट्री थी, जो पास्ट था वो बहुत टेंटेड था, तो लोग उसको इतना वो पसंद खास करते भी नहीं थे। लेकिन स्टिल एक औरत के होने के नाते और 10 साल के बाद वो आ रही थी तो शायद वो लोगों के अंदर रहमदिली आ जाती। लेकिन बावजूद उसके लोग जो प्रेफर कर रहे थे वो नवाज शरीफ को कर रहे थे। अगर वो जनरल इलेक्शंस होते नॉर्मल तरीके से उस दिन उस साल में हुए जाते, यानी नॉर्मल तरीके से मुराद ये कि अगर इसका कत्ल ना किया हुआ होता तो जो पार्टी जीतने वाली थी वो PMLN जीतने वाली थी, यानी मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की है वो जीतने वाली थी। अब क्या हुआ कि ये वापस आ गई और यहाँ पर ये अपनी डील वील करके आई। इनको ये लगा कि मैं वापस आ रही हूँ तो मुझे सिक्योरिटी डिटेल भी मिलेगी, मुझे सब सपोर्ट करेंगे वो देश जिन्होंने मुशर्रफ पे एक्चुअली प्रेशर डाला था कि वो मेरे और नवाज के ऊपर से सारे सैंक्शन सब चीज़ें हटा दें। तो वो उनको ये लगा ये वापस आ गई। अब क्या हुआ, इनका जो कातिल होता है, हाँ इनका जो कातिल था उसने भुट्टो से ऊपर की ज़्यादा वाली डील स्ट्राइक कर ली US UK के साथ। और उनको वो लगा कि भुट्टो हमारे एजेंडा पे काम करे या भुट्टो हमारे लिए काम करे, उससे बेहतर वो इंसान है जो हमें ये डील दे रहा है। उस बंदे की ये बहुत ज़रूरी था कि वो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता। अब मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ कि वो कौन है। वो इनके अपने खुद के पति हैं जिन्होंने इनको मारा है। याद रखिए, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा जाते हैं बैक स्टोरी में कि इनको क्यों पति ने मारा। पहली बात यह है कि देसी मेंटालिटी, देसी बंदा, देसी मर्द, ईगोइस्टिक, उसको बर्दाश्त नहीं है कि मेरी औरत मुझसे ज़्यादा रुतबे में रैंक में बड़ी हो। ठीक है, एक तो पहली बात, ये मर्दों को प्रॉब्लम होती है, आजकल नहीं होती। जो आजकल के पढ़े लिखी जनरेशन है, युवा पीढ़ी है या जनरेशन XZY जो भी है, उनको इशू नहीं होता। लेकिन पहले के ज़माने में ये एक जो लोग होते थे जो 50s या 60s की पैदाइश हैं, उनको ये चीज़ उनके अंदर रही कि हमारी औरत हमसे आगे ना हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि वो सारी उम्र ओवरशैडो हो जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो एक बड़े परिवार से है, वो एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती थी जिसकी वो एयरस थी। ठीक है,
अब इसमें इनकी शादी होती है, ये कुछ भी नहीं थे, ये कुछ भी नहीं था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही बेकार तरीन बंदा। इसका एक्चुअली स्वयंवर भी हुआ था भुट्टो का, इसके पिता ने स्वयंवर करवाया था और उसमें सारे एलिजिबल बैचलर्स आए थे, जिसमें से ये बिल्कुल भी एलिजिबल किसी तरीके से नहीं था, लेकिन ये आ गया था। और भुट्टो ने सारे लड़कों को रिजेक्ट करके सिर्फ इसको इसलिए एक्सेप्ट किया था कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। हालांकि शक्लन इंतहाई बदसूरत, इंतहाई खोजे किस्म का शक्ल का ये लड़का तो नहीं, खैर अब तो बुढ़ा हो गया, लेकिन भुट्टो यानी जो बेबी भुट्टो थी वो अपने टाइम पर बहुत प्यारी मानी जाती थी, फिर एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग भी करती थी, अच्छी उसकी सारी चीज़ें थी, उसको कोई बहुत अच्छी शक्ल का बंदा मर्द मिल सकता था। तो सारी उम्र वो ओवर शेडो रहा। फिर इसकी पत्नी हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनी, इसकी पत्नी हमेशा चेयरपर्सन रही अपने पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद, वो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी रही। तो सारी जो अधिकार थे, सारी जो चीज़ें थी, सारी जो पावर थी वो राजनीति की, वो पत्नी के हाथ में थी। तो शौहर को सारी उम्र ये लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं काबिल ही नहीं हूँ। अगर आपको पता हो तो ये जो बुढ़ी औरत थी क्राउन की, यूके की, इसके पति को भी यही इशू थे, और वो उसने सारी उम्र इस वजह से अपनी पत्नी से नफरत भी की है। वो अलग बात है कि उसकी पत्नी ने अपने शौहर को फिर प्रिंस के साथ साथ किंग का भी शायद नहीं, प्रिंस का टाइटल भी दिलवाया, फिर उसको काफ़ी सारी चीज़ों में उसको पैम्पर किया। ऐसा नहीं कि भुट्टो ने नहीं किया, भुट्टो ने भी डेफिनेटली किया होगा, लेकिन मर्दों को हमेशा ये होता है कि हमारी औरत नीचे रहे। ये पूरी दुनिया के अंदर है, उस ज़माने के, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको ये रहा, अब इसके पास सबसे बेहतरीन मौका ये था इस वक्त कि उसको पता था कि अब हम पाकिस्तान जाएंगे, ये इसका शौहर भी पाकिस्तान आएगा अपनी पत्नी के साथ। इसको ये पता था कि मुमकिन है, बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चांस हो जाए कि हमारी पार्टी जीत जाए। हमारी पार्टी जीतेगी तो प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन बनेगा? मेरी पत्नी बनेगी, और मेरी पत्नी फिर से वही पावरफुल बंदी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद भी इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी 54 की है, तो जाहिर सी बात है कि सेम एज ग्रुप है इन लोगों का। तो उसको ये था कि अब नहीं तो कब, अब नहीं जरदारी तो कब। तो बस वो अब कब के चक्कर में उस बंदे ने अपनी पत्नी की, जब पत्नी ने डील की अमेरिका और यूएस से, तो शौहर ने जाकर ये डील कर दी, ये बोलकर, ये बहुत गौर से सुनिएगा कि एक्सक्लूसिव चीज़ है, आप लोगों को पता, किसी को भी नहीं एक्चुअली पता होगी, सिर्फ ये उन पेपर्स में होती हैं जहाँ पर ये डील्स की जाती हैं। वो उसने जाकर ये बात कही, उसने ये ऑन रिकॉर्ड, यानी ऑन रिकॉर्ड, आप लोगों के देश वाला ऑन रिकॉर्ड नहीं, या आप लोगों की कंट्री वाला ऑन रिकॉर्ड नहीं, कंट्री वाला नहीं, दुनिया वाला, सॉरी, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ये हमारा वाला ऑन रिकॉर्ड है, कि उसने जाकर ये बात बोली कि ये 10 साल के बाद जारी है, ये बहुत भावुक भी हो रही है, ये बहुत इमोशनल भी हो रही है, इसकी जो सोच है वो पाकिस्तान की कुछ बेहतरी करने के लिए वो जा रही है, वो एजेंडा पे शायद उस तरीके से नहीं काम कर पाएगी, वो क्योंकि एक एज में पहुँच चुकी है, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है। वो जो कलंक उसके नाम पर लगा हुआ है, उसके माथे पे लगा हुआ है कि भाई मैं एक बुरी प्राइम मिनिस्टर रही 2 साल तक, 2 टर्म्स तक, तो वो उस चीज़ को धोने जा रही है, और बहुत पॉसिबल है कि वो वहाँ जाकर वीक पड़ जाए और वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर दे। तो मुमकिन है कि वो आपके एजेंडा से हट जाए। मुझे आप यहाँ पर मौका दीजिए, मैं वो सब करूँगा जो आप बोलेंगे। आप मुझे बोलेंगे मैं नंगा होकर नाचूंगा, तो मैं नंगा होकर भी नाचूंगा। तो उनको क्या लगा कि हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त पत्नी से ज़्यादा पति है, और उनको ये बात समझ आ गई कि औरत है, वो इमोशनल हो रही है, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी इस वक्त हो रही है, मुमकिन है कि वो ट्रैक से हट जाए। तो उन्होंने वहाँ पर शौहर की जो डील थी उसको एक्सेप्ट करते हुए, इसके ऊपर से जो उसको जो भी सिक्योरिटी देने का प्रॉमिस किया था, हर चीज़ का, वो उन्होंने उसके ऊपर से हज़्फ कर लिया, यानी कि हटा लिया। जब वो चीज़ें, उसके सारे राइट्स हज़्फ हो गए, तो जब पाकिस्तान भेजी गई तो वो निहत्ती थी, यानी कि खाली थी, बेर थी, वो उसके पास कुछ भी नहीं था अपने लिए, ठीक है। अब वो पाकिस्तान आ गई, अब वो पाकिस्तान आई, 2 महीने उसने पाकिस्तान में किसी भी तरीके से सर्वाइव किया, जिसमें से एक हमला उसके ऊपर हुआ उसी समय पे, यानी पाकिस्तान आ जाने के बाद। ये एक्चुअली तब की विजुअल्स हैं जब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लैंड हुई है, बहुत रोई है, बहुत इमोशनल भी हुई है। एक्चुअली जिस तरीके से रो भी रही थी ना, तो शायद इंसान को, कहते हैं ना, आपका गट आपको बताने लगता है कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसको कहीं ना कहीं शायद, वो कहते हैं ना, एक इंस्टिंक्ट उसका आ गया था, उसको पता चल गया था कि शायद अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बस अब मैं यहीं मरूंगी। तो वो काफ़ी रोई धोई भी थी। उसके बाद खैर इसने काफ़ी सारी रैलीज़ भी की। जब इसने रैलीज़ की, उन्हीं एक रैलीज़ में से इसके ऊपर एक और हमला उस वक्त हुआ, जिसमें एक्चुअली उसकी जान बच गई थी, उसको कुछ हुआ नहीं था। फिर हुआ आखिरी हमला, वो था 27 दिसंबर। 27 को किसकी का जन्मदिन है? 27 दिसंबर
अल्लाह अल्लाह, ठीक है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर की ये इसके बिल्कुल कुछ आखिरी मिनट, घंटों भी नहीं, कुछ आखिरी मिनट की ये विजुअल्स हैं उस वक्त के। 27 दिसंबर 2007 को ये बात कंफर्म थी कि इसको मार दिया जाएगा, इसको मारने का प्लान जो था वो था। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी सोचने वाली बात है कि ठीक है मुशर्रफ ने इसको सिक्योरिटी डिटेल दी हुई थी, इसके पास सिक्योरिटी थी भी। जब इसके ऊपर जब पहला हमला हुआ भी तो वो एक डर बिठाना था इसके अंदर, कि वो एक डर था जो उसके ऊपर बिठाया गया। तो इसको हमला सॉरी बोल बोल के थक गई मैं। तो 2007 में जब इसको मारने का प्लान था तो जाहिर सी बात है घर के इंसान को पता होगा कि वो गाड़ी का कब हैच खोलेगी, कब वो ऊपर निकल कर आएगी, कब वो अपना सर बाहर निकालेगी, कब वो बहुत प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर गोली लग सकती है। तो इसमें सबसे करीबी इंसान कौन होता है? आपका शौहर होता है। वो अलग बात है कि शौहर और बच्चे उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, शौहर और बच्चों ने बाद में आना था, लेकिन एटलीस्ट जो है शौहर जो होता है उसको सारी डिटेल होती है, उसके पास हर इन्फॉर्मेशन होती है आपकी सिक्योरिटी डिटेल की, आपके स्टाफ की, उसको पता होता है कि कब क्या कैसे कैसे कहाँ होना है। तो शौहर ने मरवा दिया बीवी को, सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी गद्दी के लिए। उसको गद्दी चाहिए थी, उसको गद्दी मिल गई। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ उस पूरी पार्टी को कि वो जो पूरा इलेक्शन था उसमें जब एकदम से इसकी मौत होती है, इसको मारा जाता है। ये उस दिन की उसकी आखिरी की जो विजुअल्स हैं, ये शौहर अगले दिन ही दफना भी चुके। एक्चुअली शौहर ने ही मना भी कर दिया था कि मैं मेरी बीवी पत्नी के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा। फ़ौरन अगले दिन ही जो है उसको दफना दिया गया था, ताकि किसी को कोई ख़बर भी ना पता चले कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहीं से उसका कोई निशान ना मिल जाए कि भाई शौहर की इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने फ़ौरन दफना दिया। अच्छा, पत्नी ने यानी पत्नी जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर थी, तो उसकी जो विल थी उसमें इस पॉलिटिकल पार्टी की चेयरपर्सन को इसके बेटे ने यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने होना था। ठीक है, चेयरपर्सन, लेकिन वो तब तक नहीं बन सकता था जब तक वो अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट करता। तो तब तक उस पार्टी का जो मुखिया था वो एक्ट करता, यानी उसके बिहाफ पर, बेटे के बिहाफ पे, तो वो बन गया ऑटोमेटिकली जरदारी। वो पूरा भुट्टो परिवार का जो लीनियज था वो ख़त्म होकर एकदम जरदारी के उस पर आ गया। और उस वक़्त उस पार्टी में सब ने बहुत ज़्यादा ये शोर भी मचाया है कि जरदारी को ही क्यों, अगर किसी को बनाना है तो किसी ऐसे इंसान को बना दो जो भुट्टो परिवार से, क्योंकि ये जो पार्टी है ये भुट्टो परिवार की है, तो जरदारी का होना इसमें बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि बेटा था उस पार्टी का चेयरपर्सन, तो बेटे ने अपने राइट्स बाप को ट्रांसफ़र किए, और बाप एक्टिंग चेयरपर्सन बनकर, पीपल्स पार्टी का मुख्य बनकर उस गद्दी पे जाकर बैठ गया। बीवी को मरवाया, गद्दी छीनी, जाकर बैठ गया। बेटे ने तो आना नहीं था, बेटा उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा था। ये बात हो गई। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ कि हो सकता है कि अगर वो नहीं मरती तो नवाज शरीफ जो था वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी थी। लेकिन नवाज शरीफ को समझ आ गई थी कि अब पूरी जो इस वक्त देश है, पूरा पाकिस्तान है, उनका एक ही हमदर्दी है, वो सिंपैथी चली गई है पीपल्स पार्टी के साथ। अब चाहे इलेक्शंस हो ना हो, ये बात कंफर्म है कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। उनकी चेयरपर्सन चली गई, उनकी 2 टाइम की प्राइम मिनिस्टर चली गई। ना सिर्फ ये, जिस तरीके से वो गई, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी या जो इवन बाकी जनता भी थी जो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करती थी, सबकी जो सोच थी वो पीपल्स पार्टी के साथ चली गई, हमदर्दी पीपल्स पार्टी के साथ चली गई। क्योंकि एक औरत का दिन दहाड़े कत्ल हुआ, दिन दहाड़े वो मारी गई। एक औरत, वो औरत जो अपने आने पर एक्चुअली बहुत इमोशनल हो रही थी, जब वो आई भी थी तब भी जो लोगों की सोच थी वो बहुत बदल गई थी। लोगों को लगा था कि ये थोड़ी सी बदल कर आई है, चेंज होकर आई, तो लोग वैसे ही इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था पूरी देश में। तो उसी वजह से शौहर को ये लग रहा था कि इस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से बहुत मुमकिन है हम इलेक्शंस जीत जाएं और ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो शौहर को बिल्कुल गवारा नहीं था। शौहर ने फिर अपनी पत्नी का कत्ल करवा कर अपनी गद्दी भी ली, सब चीज़ें उससे छीनी, उससे ज़िंदगी भी छीनी, और ये इलेक्शंस हो गए। तो यहाँ पर नवाज शरीफ ने, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको पता होता है कि राजनीति कैसे चलती है, तो इनको पता था ये लोग हार जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी इनके साथ डील कट की कि देखो इस इलेक्शंस में हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। 2008 की जो जनरल इलेक्शंस हैं वो फरवरी में होने थे, वो फिर शायद मार्च में हो गए, जनवरी में होने थे, फरवरी में, क्योंकि वो 1 महीना पोस्टपोन्ड हो गए थे भुट्टो की मौत के बाद, जो उसकी कत्ल हुआ था उसके बाद। तो इन लोगों ने उस बीच में ये डील कर लिया कि देखो हम तुम्हें इस टर्म में जीतने देते हैं, पीपल्स पार्टी को आगे आकर बनने दो, पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाला जो भी काम उन्होंने करना है वो कर लें, अगले जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें हमारी पार्टी जीतेगी। और फिर एग्जैक्टली हुआ भी था कि अगली जो जनरल इलेक्शंस 2008 के बाद हुए थे उसमें नवाज शरीफ की पार्टी जीती थी और प्राइम मिनिस्टर फिर नवाज शरीफ बना था। तो ये एक्चुअली हमेशा ये जो गठबंदी होती है ना, उसी से राजनीति चलती है। राजनीति ऑपोजिशन सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती है, गठबंदी का सारा खेल होता है। राजनीति आप लोगों को दिख नहीं रही होती, लेकिन हर चीज़ में गठबंदी होती है, या गठबंधन जो भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या हुआ
पीपल्स पार्टी जीत गई तो प्राइम मिनिस्टर जो है पीपल्स पार्टी का ही गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी था वो बना। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उस टाइम का प्रेसिडेंट उस वक्त, हालांकि डील के हिसाब से जो भुट्टो और मुशर्रफ के बीच में डील हुई थी उसमें ये था कि प्रेसिडेंट जो है वो मुशर्रफ रहेगा और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर रहेगी, लेकिन डील क्योंकि पूरी चेंज हो चुकी थी, अमेरिका यूएस ने सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, तो वहाँ पर मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा। मुशर्रफ ने अगस्त में रिज़ाइन किया और 2008 की जनरल इलेक्शंस में जो प्रेसिडेंट के लिए हुए उसमें ये खूनी बंदा था, ये आया और ये प्रेसिडेंट बनकर 2013 तक प्रेसिडेंट बनकर रहा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक वाहिद प्रेसिडेंट है जो इंतहाई ढीठ किस्म का है। ये वाहिद प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेसिडेंट होके भी अपने देश के अंदर नहीं रहा। यूके के अंदर ये रहता था या दुबई के अंदर रहता था, या पाकिस्तान में ये होता भी नहीं था। ये पूरी दुनिया में इसका नाम एक्चुअली अजूबों में आना चाहिए कि ये एक वाहिद प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट होके अपने देश के अंदर नहीं, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं था, इसको पावर चाहिए थी, इसको पैसा चाहिए था, इसने लूट मचानी थी। और उस समय पर जब ये प्रेसिडेंट बना है, इसने जितना देश बेचना था जो बच गया था, जितनी गंदगी मचानी थी पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ भी करना था वो उसने 2013 तक किया। अपना टर्म इसने पूरा फुलफिल किया। इसने पूरी अपनी ज़िंदगी की वो जो एक इसको शौक़ था पूरा करने का, वो उसने शौक़ पूरा किया। किस कीमत पर? अपनी पत्नी का खून कर कर। सिंपल सी बात है, बस ये पूरी स्टोरी थी। और ये एक्चुअली वो था। तो ये जो आप लोगों को लग रहा होता है ना कि फ़लाँ आतंकवादी ने मार दिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, ये मारने का मरवाया, जाहिर सी बात है कि भाई किसी ना किसी ने आकर मारा ज़रूर है, लेकिन उनको भी ऑर्डर दिया जाता है तभी वो जाते हैं मारने। और उनको ऑर्डर देने के लिए उनके वो आतंकवादियों के वो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नहीं देते हैं, जो ये दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वहीं से ऑर्डर आते हैं, वही देते हैं, वही मारते हैं। यही चीज़ होती है और ऐसे ही हुआ जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप लोगों ने जो भी सोचना सोचिए, लेकिन हकीकत ये, और ये पूरी हकीकत थी, ये पूरी कहानी थी। क्योंकि मैं स्टोरी टेलर हूँ, रिसेंटली मुझे पता चला कि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मुझे पता भी नहीं था। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, अभी फ़िलहाल नहीं। तो ये पूरी इनकी जो बात थी वो बात थी, बहुत ही प्यारी थी एक टाइम पर। फिर पता नहीं, फिर थोड़ी अजीब सी हो गई, यानी शक्लन। खैर, शक्ल से कुछ लेना देना नहीं है। थक गई मैं। इसका बेटा प्यारा था, बहुत प्यारा था, फिर पता नहीं उसको क्या हो गया, अब बिल्कुल अजीब सा हो गया। ये रहा, ज़रा अच्छा नहीं लगता अब तो, बहुत ही अजीब सा लगता है इसको लेकर। एक्चुअली अगर आप लोग पाकिस्तानी हैं, अगर आपको पता होगा, इवन इंडियंस को भी शायद पता होगा, इसका काफ़ी मजाक उड़ता है ना। और ये इसकी फैमिली है, ये इसकी 3 बच्चे हैं, आसिफा और क्या नाम है, बख्तियावर है ना, आसिफा, बख्तियावर और बिलावल। तो बस ख़त्म, दिल भर गया मेरा स्टोरी सुना के। नहीं, एक्चुअली वीडियो लंबी थी, मुझे पता था कि ये थोड़ी लंबी होगी। होपफुली आप लोगों ने पूरी सुनी हो, और ज़रूर सुनिएगा पूरी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके की, मैं बार बार इन टॉपिक्स को नहीं रिपीट करती, लेकिन हाँ, क्योंकि दादा पेंगुइन के ऊपर बात हुई थी तो मुझे लगा कि भुट्टो के ऊपर भी बात हो जानी चाहिए। ठीक है, चलें, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।